अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है जी बिजनेस लॉ। और आज हम यूनिट 4 जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स के मतलब पढ़ेंगे। ये एक सेपरेट लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932। तो इसके अकॉर्डिंगली सेल लफ्ज़ का क्या मतलब है? ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन द गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस, उसे हम सेल कहते हैं। यहाँ दो लफ्ज़ों में डिस्टिंक्शन फ़र्क है। एक तो सेल है जिसमें गुड्स की प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जाती है। दूसरे होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या है? व्हेन द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड इज टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर डेट, उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। यानी आप आज एग्रीमेंट कर लें और आपको उन गुड्स की जो डिलीवरी है वो फ्यूचर के किसी डेट पे मिलेगी, वो एग्रीमेंट में लिखा होता है, तो उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। तो इसमें देयर आर मेनी डिफरेंस पॉइंट। नंबर वन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो जाती है गुड्स की, और जबकि एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक फ्यूचर डेट पे हो रही होती है। रिस्क ऑफ लॉस का सेकंड पॉइंट है जो इनको डिफरेंशिएट करता है। सेल की सूरत में जो लॉस अगर हो तो वो बायर ने बेयर करना है क्योंकि सेल तो हो चुकी होती है। एग्रीमेंट टू सेल की सूरत में लॉस अगर हो जाए गुड्स को तो वो सेलर का होता है क्योंकि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई होती। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर, अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दे यानी तोड़ दे तो उस सूरत में जो सेलर होता है वो उसे के खिलाफ केस कर सकता है प्राइस के लिए और डैमेजेस के लिए कि मुझे हर्जाना भी दिया जाए। जबकि एग्रीमेंट टू सेल की सूरत में अगर बायर ब्रीच कर दे तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ वो रिकवरी ऑफ डैमेजेस के लिए कर सकता है और प्राइस के लिए केस नहीं कर सकता। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, अगर सेलर एग्रीमेंट तोड़ दे तो उस सूरत में यानी सेलर गुड्स डिलीवर करने इनकार कर दे तो बायर क्योंकि मालक होता है वो उसे कोर्ट में उसके खिलाफ गुड्स के लिए और डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकता है। एग्रीमेंट की सेल की सूरत में ऐसा नहीं होता। इंसॉल्वेंसी अगर हो जाए बायर की तो उस सूरत में जो सेलर है उसके पास राइट टू लेन होता है या स्टॉपेज होता है, वो चीजें उसकी तरफ भेजने से इनकार कर सकता है। एग्रीमेंट टू सेल की सूरत में द सेलर कैन रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड टू द बायर इफ प्राइस इज नॉट पेड। बहुत सूरतों में सेलर भी इंसॉल्वेंट हो सकता है, यानी उसके एसेट्स उसकी लाइबिलिटी से कम हो जाएं, लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएं, तो उस सूरत में भी दोनों के पास ऑप्शंस होती हैं। राइट टू रीसेल रहता है। सेल की सूरत में जो सेलर है वो चीज को दोबारा नहीं बेच सकता, जबकि एग्रीमेंट टू सेल की सूरत में वो उस चीज को दोबारा बेच सकता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का, और एग्रीमेंट टू सेल एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर ही, वो अनपेड सेलर के हवाले से है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हो जाए और उस सूरत में जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए अगेंस्ट ए प्राइस टू द बायर, और जैसे कि हमने देखा सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिफरेंस था, वो डिफरेंस हमने देख भी लिया। अब जो अनपेड सेलर होता है, यानी सेलर वो जिसको अभी तक आपने पेमेंट ना की हो, तो उस सूरत में होता यह है कि व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, या आपने उसे कोई चेक वगैरह दिया है और वो डिसऑनर हो गया, तो इन दोनों में से कोई भी सूरत हो तो जो बेचने वाला होता है उसे हम कहते हैं अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर के राइट्स कौन से होते हैं? उसके गुड्स के अगेंस्ट तीन राइट्स होते हैं। जो चीजें उसके पास पड़ी हैं, उसके पास राइट ऑफ लियन होता है, वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है, यानी उस वो चीजें अपने पास ही रख सकता है। उसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर चीजें रवाना कर दी गई हैं तो रास्ते में रुकवा सकता है। और राइट ऑफ रीसेल उसके पास पड़ा होता है, वो किसी और को बेच सकता है। राइट्स अगेंस्ट सेलर उस जो होते हैं वो सूट फॉर प्राइस है, प्राइस के लिए केस किया जा सकता है, डैमेजेस इंटरेस्ट के लिए और स्पेशल डैमेजेस के लिए। सो राइट्स अगेंस्ट द गुड्स जो होते हैं, अनपेड सेलर का जो राइट होता है राइट ऑफ लियन होता है सबसे बड़ा उसके पास, where the goods have been sold without any stipulation as to the credit. Number two, where the goods have been sold on credit, लेकिन अभी तक क्रेडिट लिमिट एक्सपायर नहीं हुई या बायर इंस्टॉलमेंट हो जाए, इन तीनों में से कोई भी काम हो जाए उसके पास राइट ऑफ लियन होता है, वो गुड्स अपने पास रखता है और फिर आगे बायर को नहीं भेजता। सेकंड राइट उसका होता है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। वो जब ट्रांजिट में हों चीजें, यानी माल गाड़ियों पे कस्टमर की तरफ पहुंचाया जा रहा हो और उसे पता चल जाए कि मुझे कीमत नहीं मिलनी या और सर्टन सिचुएशन है, तो वो अपने माल की डिलीवरी रुकवा सकता है। इसके बाकी रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और तीसरा राइट उसका होता है राइट ऑफ फ्री सेल। अगर उसे पता चल जाए कि मुझे प्रॉपर कीमत नहीं मिलती और उसके पास जो चीज़ें हों वो पेरिशेबल नेचर की हों, यानी या तो वो ख़राब हो सकती हैं या उनका कोई एक्टिव बायर आ जाए तो वो उनको फिर दोबारा बेच सकता है। अच्छा, राइट ऑफ अनसेल्ड सेलर अगेंस्ट बायर। अनपेड सेलर जो होता है
उसके अलावा गुड्स के अलावा उसके फॉलोइंग राइट्स भी होते हैं। सूट फॉर प्राइस, वो प्राइस के लिए केस कर सकता है कि एक बंदे ने मुझसे चीजें ली और अभी मुझे पे नहीं कर रहा, तो मुझे उसकी कीमत दिलाई जाए। सूट फॉर डैमेजेस कर सकता है कि मुझे हर्जाना दिया जाए जिसने मुझे तंग किया। सूट फॉर इंटरेस्ट कर सकता है कि जो अनपेड प्राइस है उस पर मुझे इंटरेस्ट पे किया जाए। और सूट फॉर स्पेशल डैमेजेस कर सकता है कि इसने मुझे ज़हनी खौफ भी पहुंचाई है, मुझे स्पेशल हर्जाना दिया जाए। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, वो है कंडीशंस एंड वारंटीज का। अब कंडीशन क्या होती है? कंडीशन, जब भी हम कोई गुड्स लेते हैं तो उनकी सर्टन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच होती हैं। कंडीशन इज ए रिक्वायरमेंट एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स राइज टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजेक्टेड। तो ये 7 कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की। इसके अलावा वारंटी होती है। जब भी हम चीज़ें खरीदते हैं तो कुछ उनकी, आप समझ लें कि एक्सप्रेस या इम्प्लॉयड वारंटीज होती हैं कि ये चीज़ें जैसी खरीदी जाएं वैसे ही निकलेंगी। तो एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज होती हैं, समटाइम्स उनको वाज़े एक्सप्रेस कर दिया जाता है, यानी गुड्स पे लिखी हुई हो सकती हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे। बाद सूरतों में इम्प्लॉयड कंडीशंस एंड वारंटी होती हैं जब हम चीज़ें खरीदते हैं। तो इम्प्लॉयड कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, जब चीज़ें डिस्क्रिप्शन के साथ बेची जाएं। मिसाल के तौर पे आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने गए और आपने नाम लिया और बाकायदा डिस्क्रिप्शन के तहत आपको दी गई, या कोई गाड़ी वगैरह हो सकती है, तो अगर वो चीज़ें उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ना हो तो आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। सेल बाय सैंपल है, अगर आपने एक चीज़ का सैंपल चेक किया लेकिन बाद में जो बल्क आपको चीज़ें मिली वो सैंपल के मुताबिक नहीं है, उनमें डिफेक्ट है, तो उस सूरत में भी ये डिफरेंस हो सकता है। सेल बाय सैंपल एज वेल बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और सैंपल अगर दोनों हों लेकिन उसके मुताबिक भी अगर चीज़ें ना मिलें तो उस सूरत में भी इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। कंडीशन एज टू फिटनेस, जो चीज़ें आप खरीदें वो फिट हों, जिस मकसद के लिए खरीदी जा रही हैं। मसलन अगर आप फ्रूट खरीद रहे हैं या सब्जियां हैं या और खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो फिट हों फॉर कंजम्पशन। इस तरह कंडीशन एज टू मर्चेंटाइल एबिलिटी, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो मर्चेंटाइल एबल हो, यानी अगर आप खरीद रहे हैं तो प्रॉपर उसकी पैकिंग में वो चीज़ें सही मामलात की तरह एज पर डिस्क्रिप्शन वो आपको डिलीवर हों जैसी आपने कंडीशंस कही होती हैं। कंडीशन एज टू होलसमनेस, उसमें ये कंडीशन उन पे अप्लाई होती है जो बेनिफिशियल फॉर हेल्थ चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हेल्थ के अगेंस्ट हो। कंडीशन एज टू टाइटल, यानी जब चीज़ें आप खरीद लें तो उनका टाइटल या ओनरशिप भी आपको मिलेगी और उनके साथ उनके डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। जैसे गाड़ियाँ वगैरह अगर आप खरीदें तो गाड़ी के जो बायर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ इम्प्लॉयड वारंटीज होती हैं। इम्प्लॉयड वारंटीज होती हैं जिनमें नंबर 1 है क्वाइट पोजेशन। इट इज एन इम्प्लॉयड वारंटी टू द बायर दैट he shall have the possession and enjoyment of the goods sold to him without any disturbance. क्वाइट पोजेशन यानी जब आप चीजें खरीद लें तो उसके बाद जो बायर होता है उनका उन पे हक होता है और फिर उसे आप चीजें को लेने से और उसे इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। फिर फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बेंसेस, इनकम्बेंसेस होती हैं कि ऐसा ना हो कि जो चीजें आपको बेची जा रही हैं वो किसी और जगह प्लेज की हों किसी बैंक के साथ, तो उन पे किसी किस्म के और कोई एडिशनल कंडीशंस अटैच ना हो। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस गुड्स, जो डेंजरस गुड्स होती हैं मिसाल के तौर पे केमिकल्स वगैरह, उसके हवाले से आपने बायर को बताना है कि इनके अंदर ये चीज़ें शामिल है ताकि आप इन्हें एहतियात से चलाएं। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पेटर। कैवेट एम्पेटर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। इस असूल के मुताबिक ये बायर की ड्यूटी है कि जब वो चीज़ें खरीदे एज पर इस रिक्वायरमेंट, तो वो खुद अपना मुकम्मल तौर पर जहन इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्यूटी समझे कि मैं इन चीज़ों को मुकम्मल फिट के हिसाब से लूँगा और जो डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा उसके मुताबिक लूँगा। बायर की जिम्मेदारी है कि चीज़ों को थॉरली एग्जामिन करे और देख ले कि आपके लिए सूट करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर वो उसे सूट नहीं करती या उसका पर्पस सर्व नहीं करती तो वो फिर ना ले। लेकिन एक दफ़ा अगर उसने ले ली तो फिर या तो उसके साथ एक्सप्रेस कंडीशंस और वारंटी हो। इसलिए जब अक्सर हम दुकान से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम उसकी वारंटी लेते हैं और वारंटी में मुँह में हमें एक वारंटी कार्ड हमें दिया जाता है। तो जिस चीज़ की वारंटी या वारंटी कार्ड ना दिया जाए उसके अलावा बाकी सब चीज़ों पे ये डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पेटर अप्लाई होता है और इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर खुद अपनी चीजें लेते हुए एहतियात किया करे, अदरवाइज कानून उसका साथ नहीं देगा। तो आप भी जब चीजें खरीदा करें या तो वैसी नेचर की चीजें हों कि जिनके साथ वारंटी कार्ड होता है तो लिया करें। अगर उसके अलावा है तो फिर कानूनी तौर पे आपकी कोई मदद नहीं हो सकती। आपने फिर जितनी चीजें लेनी हैं उनके साथ उनको उनकी एग्जामिनेशन खुद करें, उनकी चेकिंग खुद करें ताकि वो सही तरह चल रही हैं या नहीं चल रही।
तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था जी, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कर लिए। नेक्स्ट आगे हम फिर नेक्स्ट यूनिट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट